ठीक। तुम लोग कहाँ छुट्टी मना रहे थे जी? हाँ, नोट किए हो? ऑनलाइन वाले क्लास ले लेते हैं। हाँ तो ठीक। और आपका आज पहला क्लास है क्या? हाँ, ऑनलाइन थे। अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक। तो आज तक का लेक्चर का तो समझ में आया होगा। चलो उसी से आगे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। उसमें 4 पार्ट बोले थे कि डेरिवेशन के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट 2 पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे। पहला पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो क्या निकल के आया था, जिसको हम लोग Ne से रिप्रेजेंट करते थे। Ne बराबर कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते थे? N बोलते थे। इसकी वैल्यूज कितनी निकल के आई थी? 2 × 2 पाई me kT अपान h² पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल क्या था? EF माइनस EC अपान KT। इसको क्वेश्चन नंबर क्या दिए थे? इसको क्वेश्चन नंबर कुछ दिए थे? नहीं दिए थे। कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन 6 दिया था, यहाँ तक 6 था। इसको क्वेश्चन नंबर 7 दे दो, ठीक है? यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 7 दे दो। लेकिन गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हम लोग दूसरा ही क्वेश्चन डाल दिए है ना, बैलेंस बैंड वाले में। चलो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ लिख लो। ये थर्ड पार्ट है ना, उसको क्वेश्चन नंबर 7 डाल लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 डाल लो। और यहाँ पे हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट यहाँ से शुरू करो, थर्ड पार्ट से, ठीक है? सेकंड डेरिवेशन हम लोग क्या किए थे कि कंसंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस बैंड, यानी उसको हम लोग NH से डिफाइन किए थे। NH बराबर क्या लिखे थे? P बराबर कितने आई थी? 2 × 2 पाई mH KT अपान h² पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल क्या था? EV माइनस EF अपान KT। क्वेश्चन नंबर हमारा है। ये दोनों बातें कर लिए थे, ठीक है? हमारा आज का टारगेट है, थर्ड है अपने डेरिवेशन का थर्ड पार्ट की क्या है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में, ये हमारा होल का बैलेंस बैंड है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब हम डेरिवेशन करने जाते हैं तो हमारी चूंकि हैबिट बन जाती है कि दोनों डेरिवेशन एज मच सिमिलर है एक्सेप्ट लिटिल बिट चेंज, माने थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी दोनों डेरिवेशन क्या है? सेम तरीके से है। तो हम लोग जब लिखना डेरिवेशन सेकंड स्टार्ट करते हैं तो हमारी हैबिट रहती है Me लिखने के लिए। तो होल्स वाले में भी हम लोग Me लिखने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। तो हमको थोड़ा सा अपना दिमाग सीरियस होके इस डेरिवेशन को करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो MH की जगह Me लिख दोगे तो उसका मतलब दूसरा हो जाएगा, तो वहाँ सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हर अल्टरनेट ईयर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अगर सीरियस होके देखोगे तो ये 10 नंबर पाना बहुत आसान है, और एक भी नंबर इसमें कटना नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा मैथमेटिकल फार्मूलेशन है। और अगर एक पहली लाइन से देखोगे तो लास्ट लाइन तक तुमको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। अब हम क्या करते हैं, अपने थर्ड पार्ट के लिए क्या करते हैं कि अपने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 कामा V है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? Ne डॉट NH N डॉट P बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो ये 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4
और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई, अभी एम ई एम एच को अलग कर देते हैं, और ये क्या है के टी अपान एच स्क्वायर, और पावर स्क्वायर करोगे 3, और यहाँ कितना हो जाए एम ई एम एच पावर 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपान के टी इंटू एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ अपान के टी। इक्वेशन नंबर 3 ये ना होगा, कहाँ पे 3/2 इंटू 3/2 करो, कितना आएगा, पूरा का स्क्वायर कर दो। हाँ ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या तो थोड़ी सी चीज़ें अलग क्या हो जाएंगे। अब देखो ये हम आइडेंटिटी यूज करो, आइडेंटिटी यूज तो पढ़े हो कि e टू द पावर अल्फा डॉट e टू द पावर बीटा इजकल टू e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, अंडरस्टूड है ना। अब देखो इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ये इस तरह से है ना, इस तरह से लिखा e टू द पावर अल्फा डॉट e टू द पावर बीटा लिखा हुआ है ना, इसको एक साथ करो तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी और प्लस ई वी माइनस ई एफ अपान के टी, लिख सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत। अब ये देखो ई एफ कैंसिल आउट, क्या बचा एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी प्लस ई वी बाई के टी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना, एक्सपोनेंशियल अगर माइनस साइन ले लो तो क्या लिख सकते हो ई सी माइनस ई वी अपान के टी, लिख सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत। और जानते हो कि हम लोग जब फिगर को ध्यान से देखो तो ये फिगर में हमारा कंडक्शन बैंड हुआ करता था, ये फिगर में हमारा बैलेंस बैंड हुआ करता था, हाँ, और ये हमारा ये लाइन नीचे वाली एनर्जी स्टेट ईसी हुआ करता था, ये इनफाइनाइट तक ट्रेंड होता था, ये हमारी अपर वाली लाइन ईवी हुआ करता था, ये माइनस इनफाइनाइट तक ट्रेंड हुआ करता था। ये इनके बीच का जो गैप होता था इसको हम लोग बोलते थे फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते थे, ई से रिप्रेजेंट करते थे। और इस ई की जो वैल्यू है, अच्छा ध्यान से देखो, तो इसका लोअर एनर्जी स्टेट, जिसको एनर्जी स्टेट एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड ईसी बोलते हैं, और ईवी जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्टेट एट द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, अगर हम ईसी माइनस ईवी कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, ये पूरा गैप मिल जाएगा कि नहीं। अगर हम इसका लोअर एनर्जी स्टेट और इसका अपर एनर्जी स्टेट की जो वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पूरा गैप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यानी इस फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी ईसी माइनस ईवी। और जानते हो कि इनके बीच में एक लाइन लाई करती है जो मिडवे बिटवीन द कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, जिसको हम लोग ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ई एफ बराबर क्या होता है फर्मी एनर्जी लेवल, इसकी वैल्यूज क्या होती है कि ई सी प्लस ई वी बाई 2, इसको भी प्रूफ करेंगे, चौथे डेरिवेशन में इसी को प्रूफ करेंगे, अभी थर्ड डेरिवेशन में इसको प्रूफ करेंगे और चौथे डेरिवेशन में इसको प्रूफ करेंगे। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, ई सी माइनस ई वी है ना, तो ई सी माइनस ई वी एक्चुअल में है क्या फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ई सी माइनस ई वी क्या है फॉरबिडन एनर्जी गैप है, तो इसको क्या लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी अपान लिख सकते हो। तो इसको अगर यहाँ से आओ तो क्या लिख सकते हैं कि एन ई डॉट एन एच बराबर एन डॉट पी बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 पाई के टी अपान एच स्क्वायर पावर 3 एम ई एम एच पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी बाई के। अब यहाँ पर एक पूरे कांस्टेंट मान लेते हैं कि a बराबर क्या है 4 इंटू 2 पाई के। चूँकि जानते हो कि पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जो भी कंसंट्रेशन होता है वो डिपेंडेंट किस पे है टेम्परेचर पे ना, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे और घटाओगे तो उसके कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम चूँकि पैरामीटर डिपेंडेंसी को देखते हुए इस टेम्परेचर को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, यानी कि 2k अपान एच स्क्वायर पावर क्यूब, और यहाँ अलग से लिख सकते हैं टी क्यूब लिख सकते हैं, टी क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है एम ई एम एच पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी बाई के टी।
इसको यहाँ पे ये लिखो, ये लिखो NE डॉट NH बराबर N डॉट, या वेयर लिख दो, वेयर मान लेते हैं कांस्टेंट पूरी क्वांटिटी है ए की वैल्यू किसके बराबर है 2 इंटू 2 पाई के अपान एच स्क्वायर पावर क्यूब इंटू ME MH पावर 3/2, या इसको लिख सकते हो कितना 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 हाँ 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 32 हो जाएगा ना, 32 पाई क्यूब के क्यूब अपान, और एच स्क्वायर का क्यूब करोगे तो कितना होगा, एच स्क्वायर का क्यूब करोगे क्या एच पावर 6 हो जाएगा ना, एच पावर 6 ME MS पावर 3/2, ये बराबर क्या हो जाएगा पूरा मान लेते हैं कांस्टेंट, ये पूरा मान लेते हैं क्या है कांस्टेंट। तो हमारा जो भी वैल्यू जाएगा NE डॉट NH बराबर N डॉट P बराबर कितना हो जाएगा A, पूरा कांस्टेंट हो गया मान लेते हैं, और ये कितना है T क्यूब, और ये कितना है एक्सपोनेंशियल माइनस AG बाई, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है Ne का जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है वो कितना है Ni है, और जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है NH है उसका कंसंट्रेशन कितना है उसका भी Ni है। तो जानते हो कि इस पूरे इंट्रिंसिक थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में N बराबर P बराबर क्या होता है Ni होता है, N बराबर P बराबर Ni, यानी N का कंसंट्रेशन भी Ni है और P का कंसंट्रेशन भी क्या है Ni है। तो जब हम ये लिखेंगे कि Ne डॉट NH बराबर N डॉट P बराबर क्या हो जाएगा Ni का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि इसका भी कंसंट्रेशन कितना है इंट्रिंसिक Ni, इसका भी होल्स का भी कंसंट्रेशन कितना है Ni, क्यों क्योंकि N बराबर P बराबर क्या है Ni, तो दोनों Ni है, तो Ni क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AT क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस EG बाई KT, यही कहलाता है हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हमारा थर्ड डेरिवेशन, और ये थर्ड डेरिवेशन आया कैसे फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे। देख लो कोई भी लाइन जिसको ना समझ में आए फिर से उसको समझा देते हैं। हो गया, नेक्स्ट लाइन से लिखो, हेडिंग डाल लो पहले, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लियो, थर्ड हेडिंग डाल लो इन द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। हो गया, हेडिंग पड़ गया, लिखो उसमें फॉर दिस comma the concentration of electron in conduction band, for this comma the concentration of electron in conduction band, the concentration of electron in conduction band is given by, तो कितना हो जाएगा Ne बराबर n बराबर 2 इंटू 2 पाई ME KT 3/2 एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपान KT। ये पहला वाला लिख लेना, इक्वेशन नंबर 1।
जहाँ नहीं समझ में आएगा किसी को भी वहाँ रुक जाना, क्लियर कर लेना, तभी आगे बढ़ना, क्योंकि जितना आसान है उतना टफ भी है ये पार्ट। सबसे टफ डेरिवेशन है तुम्हारे चैप्टर का, और ये अगर अच्छे समझ गए तो फिर पूरा चैप्टर में कुछ है नहीं दम। और ये भी जान जाओ कि अगर सेमीकंडक्टर अच्छे से समझ गए तो फिर इसके बाद डायोड भी बहुत अच्छे समझ जाओगे, क्योंकि बार बार बोलेंगे इसकी यही थ्योरीज है, ये कॉन्सेप्ट्स है। तो अगर सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हो तो सेमीकंडक्टर से डायोड का फॉर्मेशन होना है, और जब डायोड अच्छे से समझे रहोगे तभी उससे ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होना है, और ट्रांजिस्टर अच्छे समझे रहोगे तभी उसका एप्लीकेशन ऑक्सीलेटर में, एम्पलीफायर में कैसे यूज़ करते हो उसको बता पाओगे। फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, रेडियो ट्रांसमीटर, रिसीवर, पूरा का पूरा सिलेबस ही एक दूसरे पे बेस्ड है। तो इसलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स को समझाना। उस सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एक्चुअल में ये सब जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं है, बल्कि ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में अगर है तो हमको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, फिर उस चीज़ के एनालिसिस करना है। और कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो एक हायर एजुकेशन लेवल पे, जैसे अब पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी में जब जाते हो, तुमसे कोई टीचर इंटरेक्ट करता है तो सबसे पहले यही सब डेरिवेशन दे देता, बहुत छोटी चीज़ें हैं, यही सब डेरिवेशन तुमको दे देगा, क्या डेरिवेशन करके दिखाओ। अच्छे कंपटीशन में ये सब डेरिवेशन पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए हमने हर एक का मतलब समझा दिया कि इंटीग्रेशन कैसे आया, कैसे, नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है। जब एक कम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे, क्वांटम मैकेनिकल चीज़ों को एनालाइज करोगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चीज़ों को एनालाइज करोगे, तब कहीं जाके उतना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तुम लोगों को देखने को मिलेगा, और उसका फार्मूला क्या है वो बहुत आसानी से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो क्या लिखे, गिवन बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड द होल कंसंट्रेशन, ये लिख लिया पहली लाइन कि दोनों लिख लिए, पूरा लिख लिए क्या? पूरा हम बोले ही नहीं है तुम लोगों से, बस बोले इक्वेशन नंबर 1 लिखो ना, ध्यान नहीं दिया लग रहा। इक्वेशन नंबर 1 ही तक लिखे हो ना, हाँ, उसके नीचे लिखो एंड, वहीं कहीं साइड में लिख लो एंड, इक्वेशन नंबर 1 के बाद नेक्स्ट लाइन एंड द होल कंसंट्रेशन इन बैलेंस बैंड, एंड द होल कंसंट्रेशन इन बैलेंस बैंड is given by अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। हो गया, लिखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब लिखो नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, comma we have the following expression, for the electron hole concentration, for the electron dash करके electron dash hole concentration, electron hole concentration, full stop। नेक्स्ट लाइन से so कामा, नेक्स्ट लाइन से ये लाइन लिख लो, ये वाली लाइन में क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो। लिख सकते हो एन और पी है ही एक्चुअल में। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है कंडक्शन बैंड में। पी क्या है? होल का कंसंट्रेशन है बैलेंस बैंड। लेकिन एन और पी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि एन को जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो वहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि कंसंट्रेशन बताना है तो इसलिए वहाँ पर इस चीज़ों को एनालाइज नहीं करते।
अभी बताएंगे कि क्यों एन और पी कहते हैं। एन और पी इसलिए कहते हैं, एन और पी यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि एन जब पढ़ोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर तो उसको हम लोग बोलते हैं डोनर टाइप और पी को बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप। और उसके पीछे की भी कहानी है क्यों इसको डोनर टाइप बोलते हैं, क्यों इसको एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं। अभी जब चलेंगे इंट्रिंसिक खत्म हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक शुरू करेंगे तो वहाँ पर उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। ये इसके बाद ये लाइन लिख लेना और यहाँ लिख देना। अच्छा, ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये चीज़ें तो अंडरस्टूड है, ये चीज़ें अंडरस्टूड है तुम्हारे समझने के लिए। वेयर यहाँ बस लिखना वेयर ई जी बराबर ई सी माइनस ई वी फॉरबिडन एनर्जी गैप। बस उसके बाद ये लाइन लिख लो और ये लाइन लिख लो, यहाँ तक लिख लो बस। यहाँ तक लिख लेना। यहाँ लिखने के बाद ये लाइन लिखना, ये लाइन जो है इसके नीचे लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इसके नीचे ये लाइन लिखो, ठीक है। ये जब लिख लो तब बताओ, ये लाइन हो गया, वेयर वाला लिख लो तब बताओ। ऐसे लिखो वेयर ई जी बराबर ई सी माइनस ई वी इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। ठीक है, वो लाइन हो गया। उसी के आगे बढ़ा के लिखो एंड ये लाइन छोड़ दो एंड ए इजकल टू इतना बराबर कांस्टेंट। तो इसको दे दो, क्वेश्चन नंबर 3 दियो ना, इसको 4 दे दो। तो इक्वेशन 4 becomes ये वाली लाइन मिस कर देना है, सॉरी ये वाली लाइन मिस कर देना है, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 4 यहाँ तक लिखे, ये लाइन लिखे होगे, ये लाइन लिखे होगे, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 4। इसके नीचे ये लाइन लिखे, ये लाइन लिखने के बाद ये लाइन मिस कर देना, एंड करके लिखना। वो लाइन लिखने के बाद एंड करके ये लाइन लिखो, ये लाइन लिखने के बाद फिर सो इक्वेशन 4 बिकम्स ये लाइन, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक लिख लो। हो गया।
इक्वेशन 5 तक बस लिखना है, ठीक है, हो गया। इक्वेशन 5 के बाद लिखो हियर इक्वेशन 5 तक हो गया। उसके बाद लिखो हियर इक्वेशन 1 shows that here equation 1 shows that the product of hole and electron density ऐसे लिखो here equation 1 and 2 here equation 1 and 2 shows that the product of hole and electron densities depends on temperature capital T, depends on temperature capital T and forbidden energy gap Eg, temperature capital T लिखो इसमें here equation 1 and 2 shows that the electron and hole densities depends on temperature capital T and forbidden energy gap Eg but is independent of electron hole densities depends on temperature capital T and forbidden energy gap Eg and नहीं लिखो Eg but is independent of Fermi energy level EF, मतलब ये उस बैंड गैप और टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट किस पे होता है, फर्मी एनर्जी लेवल पे, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल EF। ठीक है, लाइन कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट लाइन फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन देखो, सिंस फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिंस फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर n बराबर p बराबर ni, ऐसे लिखो n बराबर p बराबर ni, comma we arrive at and temperature relationship, we arrive at temperature relationship called the law of mass action, called the law of मास एक्शन। कहीं कहीं किसी बुक में लिखा रहता है कॉल्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से इट इज रिप्रेजेंटेड एज या इट इज एक्सप्रेस्ड एज डैश कर देना, ये लाइन लिख देना NE.NH बराबर क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं N.P बराबर क्या होता है Ni का स्क्वायर बराबर किसके है AT³ एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस Eg अपॉन KT। इक्वेशन नंबर 6, ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक है, where Ni is called the intrinsic density of charge carriers, full stop। Here equation 6 is true for
बोथ ट्रू फॉर बोथ डोनर आर एक्सेप्टर लेवल, ट्रू फॉर बोथ डोनर और एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, फुल स्टॉप। अभी हम बताएंगे आगे कहानी जब शुरू करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो वहाँ बताएंगे कि डोनर और एक्सेप्टर का क्या मतलब है, क्यों इसको बोलते हैं डोनर टाइप एन को, और क्यों को पी को बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप, उसकी अपनी भी एक फिजिक्स है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? थर्ड पार्ट में भी कोई दिक्कत? चलो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट अपने डेरिवेशन का। फोर्थ पार्ट है फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये फोर्थ पार्ट है, फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड का होता है वही सेम अमाउंट हमको लगभग मिलता है जो कंसंट्रेशन ऑफ होल इन बैलेंस बैंड में मिलता है। यानी इस सिचुएशन में n बराबर किसके मिलता है? p। तो n का कंसंट्रेशन कितना निकालें? 2 इंटू 2 पाई me kT अपान h स्क्वायर पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपान kT। t का कितना निकाले हो? 2 इंटू 2 पाई mh kT अपान h स्क्वायर पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल EB माइनस EF अपान। ये चारों डेरिवेशन अगर लिख लोगे तो तुमको अपने आप रटा जाएगा पूरा हर एक चीज़। अब देखो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और इसमें भी देखो कुछ कैंसिल आउट होगा, 2 पाई KT h स्क्वायर और 2 पाई KT h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल वाले को एक साथ कर लेते हैं, बाकी को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपान KT, फिर वो इधर आएगा माइनस में आ जाएगा ना, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF अपान KT बराबर यहाँ कितना है? MH है, ये ME नीचे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, पावर कितना हो जाएगा? यही ना होगा। अब देखो, अब ये देखो, ये फिर वही वाला कर्व, आइडेंटिटी लगाओ, e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा बराबर e टू द पावर अल्फा डॉट e टू द पावर बीटा। ये अलग अलग है ना, इसको एक साथ कर दे, इसको क्या लिख सकते हो? एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC, क्या करो? अरे भाई वो वाला एक्सपोनेंशियल वाला टर्म इधर आएगा, क्या करो? ये जो एक्सपोनेंशियल है ना, ये पूरा एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट इधर आएगा तो माइनस में नहीं आएगा। अरे भाई माइनस है तो हम माइनस लेके कॉमन लेके चलेंगे ना, तो सारी चीज़ें माइनस में खत्म नहीं हो जाएंगी, तो सब ऐड नहीं हो जाएगा। अभी देखो इस तरह से लिख सकते हैं, इसी नहीं EF माइनस E अपन KT, ये उधर आएगा पूरे क्वांटिटी EV, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये नहीं हो जाएगा, सेम वही क्वांटिटी होती है। जैसे एक्सपोनेंशियल में कोई भी चीज़ जुड़ती है e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पे बीटा की जगह पे माइनस है ना कॉमन, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं। किसको क्या करो? क्या कहना चाह रहे हो? हाँ
हाँ हाँ, तो ये चीज़ जो तुम कर रहे हो, ये चीज़ कहना चाह रहे हो कि डायरेक्ट उसको ये चीज़ जो स्टेप हुआ कि वो चीज़ को इसको यहाँ भी करें, एक्सपोनेंशियल को नीचे करें, तो वो चीज़ें तो अंडरस्टूड होती है ना एक्सपोनेंशियल के साथ। वो चीज़ ध्यान लागू, ये नीचे चला जाएगा, नीचे से अपने ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो उसी चीज़ को, एक चीज़ को हम डायरेक्ट लिख दिए थे। नहीं नहीं, अरे हम ये इसलिए यहाँ पे लिख दिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल की चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं कि ये जब आएगा तो ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएगा तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। और हम पहले ही आइडेंटिटी का इतनी बार यूज़ कर चुके हैं, इसलिए उसको हम वहाँ पे कोरिलेट करने के लिए बताएं कि एक स्टेप हमको आगे नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन। हम ये लाइन भी नहीं लिखते, हम ये लाइन भी नहीं लिखते, हम ये लाइन लिखने जाते, ये तो तुम्हारे जानने के लिए बताया। अभी मिटा देते हैं इसको, अभी जब करते तुमको मिटा देते, हाँ ऊपर लगेगा, तुमको मिटा देते और यहाँ पे ई एफ माइनस ई सी, और चूंकि माइनस करते तो ये कितना हो जाता, माइनस ई बी हो जाता, और माइनस माइनस प्लस ई एफ अपान के टी, डायरेक्ट ये लाइन लिखते। ये तो बस कुछ तुम्हारे समझने के लिए ये लाइन हम बीच में यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, नहीं तो ये लाइन लिखने का भी कोई मतलब नहीं है इस लेवल पर। अब कितना हो जाएगा, एम एच अपान एम ई पावर 3। वो तो तुम्हारे जानने के लिए बताया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में चीज़ें समझ में आ जाती है, क्योंकि इस तरीके से आइडेंटिटी हम लोग बहुत यूज़ किए होंगे, बहुत सारे इस पर प्रॉब्लम लगाए हुए। अब कोई डाउट नहीं है ना? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2EF माइनस ई सी माइनस ई वी, ठीक है, अपान कितना है KT बराबर MH अपान ME पावर 3/2। अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखो क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड में लॉग ले लो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का लॉग लोगे तो वही सेम क्वांटिटी मिलती है जो एक्सपोनेंशियल के पावर में होती है। तो नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कामा वी है, तो जब इसका लॉग लोगे तो एक्सपोनेंशियल के पावर कोई क्वांटिटी है, मान लेते हैं x है, तो एक्सपोनेंशियल के पावर x का लॉग लोगे तो वही x सिर्फ मिलता है, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, 2EF माइनस ई सी माइनस ई बी अपान के टी। ये चीज़ें समझ रहे हो ना कैसे लिखा जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई एम एच अपान एम ई पावर 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब चलो इस के टी को भी उधर कर दे, तो किसको क्या लिख सकते हो, 2EF माइनस ई सी माइनस ई बी बराबर के टी। और जानते हो कि log ऐसे लिखा हुआ, log m/n, log m के पावर n लिखा हो तो n log m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, m log n लिख सकते हो, तो ये क्या लिख सकते हो, 3/2 log mh अपान लिख सकते हैं। अब देखो क्या करते हैं, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसको भी इस साइड ले आते हैं, इसको भी इस साइड ले आओगे तो क्या लिख सकते हो, 2EF बराबर EC प्लस EB प्लस 3/2 KT log बेस E MH अपान लिख सकते हो। इस 2 को भी इस साइड ले आओ, इस 2 को इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, EF बराबर कितना हो जाएगा, EC प्लस EB बाई 2, इसके साथ हो जाएगा प्लस, तो ये 3/2 यहाँ जा कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 जाएगा 4 हो जाएगा ना, 3/4 KT log बेस E MH अपान, कोई दिक्कत? अब हम बात किस पे कर रहे हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो जनरल हो गया, बात कहाँ कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में बात कर रहे हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में जब बात करेंगे तो MH बराबर क्या हो जाएगा, ME के बराबर हो जाएगा। तो जब MH बराबर ME हो जाएगा यानी दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो log 1 की log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में बात करेगा तो EF की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, EC प्लस EB/2। यही ना प्रूफ करना था हमको, फर्मी एनर्जी लेवल पे हमको यही प्रूफ करना था ना कि EF बराबर किसके होता है, EC प्लस EB/2। तो वो हम लोग प्रूफ कर लिए कि EF बराबर क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल EC। लेकिन ये कहाँ पे, जब थर्मल इक्विलिब्रियम केस में बात करेंगे। कोई दिक्कत? कहाँ पे? हाँ, MH और ME इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम कि जितनी मास हमारा होल्स का होगा उतना ही मास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम पहले ही बता चुके होल्स क्या है, एक्चुअल वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वही है। तो उस केस में जब बात करेंगे तो दोनों की मास जो है लगभग सेम आती है। तो उस केस में हमारा जो MH अपनी दोनों सेम हो गया, तो वहाँ पे log 1 हो गया। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। तो इधर क्या मिलेगा ये बराबर क्या करो। एक्चुअल में जो होल का सिनेरियो है, अभी आगे चलोगे और चीज़ें बताएंगे जब हम होल का सिनेरियो, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। होल का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चूँकि हम लोग वहाँ पर ह्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए होल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में होल का कोई चार्ज नहीं होता, होल का कोई चार्ज नहीं होता, बस रिप्रेजेंट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी आगे चलोगे भी दिखाएंगे वहाँ पर जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखे थे, तो वहाँ पर जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे अपने नियरेस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना ले, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ करता था। लेकिन अभी जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे और जब हम उसमें इम्प्योरिटी मिलाने की कोशिश करेंगे, इम्प्योरिटी मिलाने की कोशिश क्या कि वही जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिलिकॉन का था उसी में से एक सिलिकॉन आइटम निकाल लो और उसमें एक सिलिकॉन आइटम निकाल के उसमें चाहे पेंटावैलेंट आइटम से चाहे ट्राईवैलेंट आइटम से एक डोपिंग करा देंगे। डोपिंग कराने के सेंस कि एक सिलिकॉन आइटम निकाल के उसी की जगह पे पेंटावैलेंट आइटम बैठा दो या ट्राईवैलेंट आइटम बैठा दो। जब पेंटावैलेंट आइटम बैठाओगे तो क्या होगा कि उसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स में। तो फिफ्थ ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बाकी उसके आसपास क्या है सिलिकॉन है, यानी कि सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और पेंटावैलेंट की डोपिंग कराए हो तो होगा क्या, पेंटावैलेंट के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो अपने नियरेस्ट सिलिकॉन आइटम के साथ मिलकर डोपिंग कर लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक 5वां क्या हो जाएगा एक्सेस में रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। वो क्या करेगा रैंडम उसमें क्रिस्टल में घूमता रहेगा। अब उसकी कहानी क्या है, जब रैंडम घूमता क्या तो हम उस इलेक्ट्रॉन को जो रैंडम घूम रहा है उसको सफिशिएंट कुछ अमाउंट की एनर्जी देते हैं। जैसे सिलिकॉन है तो 0.05 और जर्मेनियम है तो 0.010 लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर उस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी देते हैं। तो वो क्या करता है फिर दूसरे किसी जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रहते हैं आइटम अपनी जाके एनर्जी उसको डोनेट कर देता है। अब देखो किसी का अगर पेट भरा हो और उसको कुछ ज़्यादा और एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी दे दो तो वो क्या हो जाएगा एक्साइट हो जाएगा ना। जैसे हमारा अगर पेट भरा है और हमको कुछ एक्स्ट्रा खाना दे दिया जाए तो हम नॉर्मल स्थिति में तो रहेंगे नहीं। तो जैसे जो दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड बनाया रहेगा तो ये इसको जैसे ही एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी दी है उस एक्स्ट्रा वाले आइटम को वो अपनी एनर्जी ले जाके दूसरे वाले जो आइटम है उसको क्या कर देता डोनेट कर देता है। अब जब डोनेट कर दिया तो वो जो कोवैलेंट बनाया तो उसके पास एक्सेस अमाउंट की एनर्जी हो गई तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा और वो जो अपनी एनर्जी डोनेट किया वो उसकी जगह मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट करे, वो दूसरा आइटम फ्री हो गया। अब वो फिर उसको फिर एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी मिलेगी वो ले जाके दूसरे को डोनेट करेगा। इसलिए चूंकि ये एनर्जी डोनेट करता है इसलिए जब पेंटावैलेंट से डोपिंग कराते हैं तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम डोनर टाइप सेमीकंडक्टर अभी जो बोले हैं ना डोनर रिसेप्टर क्यों कहते हैं, उसके डोनर के पीछे की कहानी यही है क्योंकि वो अपनी एनर्जी क्या करता है डोनेट करता है। कौन डोनेट करता है, वो इम्प्योरिटी आइटम जिसकी हम उसमें डोपिंग करा। तो कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है हमारे इम्प्योरिटी लेवल पे, जो इम्प्योरिटी हम लोग उसमें मिला रहे। तो इसी सब की कहानी है, अपने अपने लेवल पर चीज़ों के एनालिसिस है। तो जब तक उस लेवल पे जाएंगे वहाँ पर उन चीज़ों के एनालिसिस करेंगे। समझ में आया? और कुछ पूछना है जो चीज़ समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा, तुम भी क्वेश्चन करोगे तुम भी क्वेश्चन करोगे तुम भी क्वेश्चन करोगे तो क्वेरीज डिस्कस करने में मज़ा आता है, तभी एक्चुअल में फिजिक्स समझ में आती है। डिस्कस नहीं करोगे तो पता चलेगा हम जितना बता दिए उतना तुम्हारे पास नॉलेज है, उतना पढ़ोगे पता आधा समझ में आएगा आधा नहीं समझ में आएगा। जब क्वेरीज डिस्कस करोगे तो हो सकता है बातों बातों में कई सारी चीज़ें उसमें से निकल के आएंगी तो चीज़ें हमको समझने में आसानी होती है। ठीक, तो इसको हेडिंग डाल लो पहले। अच्छा लास्ट वाले हेडिंग डाल के एक फिगर बना लेना, इसको एक फिगर बना लेना, इसमें यही वाला फिगर बना लेना। यहाँ लिख देना इसको ब्रैकेट में, ये क्या है
forbidden energy के फर्मी एनर्जी लेवल है। ये फिगर बना लेना, ये इसी है, बाद में लिख लेना है यहाँ। इसी क्या है, एनर्जी स्टेट एट द टॉप ऑफ, सॉरी एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, और ई क्या है, एनर्जी स्टेट एट द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। लिख लेना इसको, ये फिगर बना लेना। फिगर बनाए भी होंगे, ठीक है, उसी फिगर को ऐसा बना लेना। फिगर की जगह छोड़ दो, उसके आगे लिख लो, तो फिर बताते हैं। फिगर की जगह छोड़ दो, बना लेना, फिर उसके आगे लिखो द एनर्जी बैंड डायग्राम, द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज शोन इन अबव फिगर, is shown in above figure। ठीक है, फुल स्टॉप, shown in above figure। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से, in an intrinsic semiconductor, in an intrinsic semiconductor the electrons and holes are always in pairs, are always in pairs। ठीक है, are always in pairs, that is n बराबर p बराबर ni। ठीक, नेक्स्ट लाइन से, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 and the value of p from equation 2 comma we have। ये लाइन लिख लो, ये लाइन लिख लो, फिर ये लाइन लिख लो, फिर ये लाइन लिख लो, यहाँ से पूरा लिख लो। ये पूरा लिख लो, ये बराबर इसी प्लस दिस इज द ठीक है। देखो कभी कभी क्वेश्चन इसको कई तरीके से पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तब तो उसमें आपको सारा करना पड़ेगा।
कभी कभी ये पूछ लेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, तो बस एक ही पार्ट करना है। कभी कभी कंडक्शन ऑफ होल्स इन बैलेंस बैंड, तो एक ही पार्ट। कभी कभी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, तो इंट्रिंसिक के लिए आपको तीनों तक जाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जैसा जो पूछेगा उस हिसाब से उसका आंसर दीजिए। ये चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। यही 4 पार्ट आपके टोटल एक पार्ट मतलब कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन थर्मोन्यूक्लियर एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें एन टाइप और पी टाइप के बारे में बात करेंगे, और फिर एन टाइप के लिए कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है और पी टाइप के लिए कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे।